जय हिंद। इस क्लास में हम लोग आगामी बीपीएससी और बिहार एसएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आप सब पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर का वह भाग जहाँ पित्त का निर्माण होता है, अर्थात मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत अर्थात लीवर में। मानव शरीर के लीवर में पित्त का निर्माण होता है तथा यह निर्मित पित्त पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है। कहाँ पे? पित्ताशय में संग्रहित होता है। और पित्ताशय में जो ये पित्त संग्रहित हुआ है, ये छोटी आंत में जाकर के छोटी आंत, ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाकर के वसा को तोड़ने का काम करता है। छोटी आंत में वसा को तोड़ने का काम करता है। यह जो बाइल जूस है अर्थात पित्त रस है, यह हमारे भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो इसे क्षारीय भी करता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। भोजन को छोटी आंत में क्षारीय कौन बनाता है? तो पित्त बनाता है। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे लीवर के अन्य कार्यों की बात करें तो लीवर में हमारे लीवर अर्थात जो यकृत है, इसमें क्या क्या रहता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का संग्रहण होता है। किसका? विटामिन ए जो है हमारे बॉडी के लीवर वाले पार्ट में संग्रहित होता है। लीवर और भी जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसके साथ आपको एक और ध्यान रखना है कि लीवर ही हिपेरिन का भी निर्माण करता है। किसका? हिपेरिन का भी निर्माण करता है। और यह हिपेरिन रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर एक तो विटामिन ए को कलेक्ट कर लिया, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन बनाया जो रक्त का थक्का बनाता है, और हिपेरिन बनाया जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो सबको बैलेंस करने का काम लीवर करता है इसमें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी का मापन जीएम काउंटर या जीगर मूलर काउंटर से किया जाता है। इसे ही हम लोग शॉर्ट में जीएम काउंटर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीज़ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी का ये जो मापन है ना, ये मापने की डिवाइस है। ये रेडियो एक्टिविटी जिसे हम लोग मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम, डिवाइस या यंत्र का नाम है जीएम काउंटर। ठीक है, लेकिन यूनिट क्या है? अगर आपके दिमाग में आए कि आखिर यूनिट क्या होता है इसका, तो अगर यूनिट की बात करिएगा तो रेडियो एक्टिविटी का जो मूल मात्रक है वो क्यूरी है। कौन सा? क्यूरी, CURI, मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया है क्यूरी। ठीक है, जबकि अगर इसका SI मात्रक आप देखिएगा तो रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक बेक्यूरल है, और इसे बेक्यूरल को कैपिटल B से लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी थी। रेडियो एक्टिविटी का मापन जीएम काउंटर से किया जाता है। जीएम काउंटर एक डिवाइस है, जबकि इसका यूनिट अर्थात मात्रक क्यूरी है, जो कि एक सामान्य मात्रक है। लेकिन वर्तमान में जो SI मात्रक है वो बेक्यूरल, या ध्यान रखिएगा ये आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, कौन सा? बेक्यूरल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष मापन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या किसकी मापन इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष अत्यधिक दूरी माप करने के काम आता है, अर्थात यह दूरी का मात्रक है। बीपीएससी 65वीं 64वीं और 66वीं लगातार देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, और उसमें दूरी भी ऑप्शन में रहता है, प्रकाश भी रहता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये प्रकाश वर्ष है क्या, और प्रकाश वर्ष का डिफिनीशन क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो ध्यान देना है कि जो प्रकाश वर्ष है, यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। एक वर्ष में, 1 ईयर में लाइट जो डिस्टेंस चलेगा, जो डिस्टेंस लाइट द्वारा चला जाएगा, उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यह प्रकाश वर्ष
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लगभग लिया जाता है, और मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापा जाता है, या खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापा जाता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यह ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए, मतलब कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसे हम पानी में डुबा देंगे और डूबी हुई अवस्था में उसे छोड़ देंगे और वहाँ उसका वेट करेंगे, और हवा में उसका वेट अगर हम किए रहेंगे तो हवा में जो इसका वेट होगा उसके कंपेयर में जो पानी में उसका वेट होगा, इन दोनों में क्या अंतर होगा। तो ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगता है। कौन सा? उत्प्लावन बल। और इस उत्प्लावन बल को किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। ये उत्प्लावन बल क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव में डुबाते हैं तो उस द्रव के द्वारा ऊपर की ओर मतलब उस ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ बल उस द्रव द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब मान कर चलिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसा लकड़ी है, इसे हम एक पानी में डुबाते हैं, तो ये पानी में जो डूबेगा, ध्यान रखिए, जो अंशतः या पूर्णतः डूबा, तो ये पूछा जाएगा कि इस पर जो उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगा वो कितना लगेगा। तो ये जो उत्प्लावन बल होगा ना इसका उत्प्लावन बल इसके द्वारा विस्थापित है। जितना पानी यहाँ से हटाएगा, इसके द्वारा जितना पानी यहाँ से हटाएगा उतना ही पानी के भार के बराबर ही इस पर उत्प्लावन बल लगेगा, और इतना ही भार कम हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको लेते हैं कि अगर वो एयर में उसका क्या है, एयर में अगर हम ये पता कर लें कि उसका वज़न क्या है, और उसे हम ये पता करें कि पानी में डुबाने के बाद इसका वज़न में कितनी कमी आई, या इसका फोर्स इस पर कितना लगा पानी में डुबाने के बाद, तो ये कितना लगेगा। तो ये जितना इस द्रव में नीचे डूबा हुआ रहेगा, जितना पार्ट और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पानी हटाया जाएगा उसके भार के बराबर होगा। मतलब किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, जो उत्प्लावन बल लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो ये ऑब्जेक्ट था इसके द्वारा जितना पानी हटाया गया था उस द्रव मतलब उस पानी के भार के बराबर होगा। और इसी के कारण जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में उसका वज़न कर लेते हैं और उसे पानी में वज़न करते हैं तो उसका वज़न कम हो जाता है, क्योंकि उस पर द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ बल लगाया गया था जो उसका वज़न को कम कर देता है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वह बल जो केंद्रीय तथा असंरक्षी है। तो केंद्रीय वह बल जो अकेंद्रीय मतलब इसका कोई सेंटर नहीं होता है, तथा यह असंरक्षित होता है। यह बल होता है घर्षण अर्थात फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? तो फ्रिक्शन फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट या दो सतह के बीच परस्पर गति से उन दोनों के बीच जो उत्पन्न होता है एनर्जी, उसे ही घर्षण बल के द्वारा उत्पन्न एनर्जी कहा जाता है। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यह जो घर्षण बल है दो सतहों के बीच, जैसे ये सतह है, अगर हम उसको इधर गति कराते हैं और ये जो नीचे वाला सतह है इसको इधर गति कराते हैं, तो इन दोनों सतहों के बीच जो लगने वाला घर्षण बल होगा इन दोनों के अपोजिट गति को रोकेगा। अर्थात जब दो सतह आपस में टकराया ना बोल सकते हैं, या दो सतह आपस में गति करता है तो इनके बीच एक बल लगता है जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं, और यह परस्पर गति को विरोध भी करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी अर्थात पेरिस्कोप कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्लेन सरफेस लेना होगा, और इसको हम मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है। जब प्रकाश की किरणें इस सतह पर पड़ती है और इसी ही माध्यम में मतलब उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम, अब ये नियम कौन कौन से हैं आपको ये याद रखने हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम, पहला नियम ये कहता है कि
आपतित किरण, अब देखिए ये इंसिडेंस रे है, ये आपतित किरण था। आपतित किरण, उसके बाद अब ये रे जो वापस जा रहा है ये हुआ परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये हो गया आपतन बिंदु, और इस पर हमने एक लंब डाल दिया नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला रूल। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, अब आपतन में क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बना कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आई कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें परावर्तित कोण का, परावर्तित कोण, तो देखिए परावर्तित कोण क्या होता है, परावर्तित रे और नॉर्मल के बीच बना कोण परावर्तित कोण कहलाता है या परावर्तन कोण कहलाता है। इसी को आई इक्वल टू आर बोलते हैं, आई इक्वल टू आर। मतलब दूसरा नियम यह कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन के दो नियम थे। इसमें आपको एक दो चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि जो पेरिस्कोप है ये इसके और कौन कौन से उपयोग हैं। पेरिस्कोप के अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण देखें या उसका उपयोग देखें तो यह परमाणु रिएक्टर में परमाणु प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दरअसल जो पेरिस्कोप होता है इसमें दो मिरर लगे होते हैं और दोनों मिरर जो है ना 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर इधर से कुछ दिखेगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा और इस तरह से हम यहाँ से इधर आके देख पाएंगे। तो पेरिस्कोप कुछ इस तरह से काम करता है। इसमें दो मिरर आपस में 45 डिग्री पे लगे हुए होते हैं और इसलिए हम इसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, परमाणु भट्टियों में, जहाँ हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं वहाँ पे इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग उपयोग कर लेते हैं। सशस्त्र वाहन और युद्ध टैंक परिवेश का निरीक्षण करने और दुश्मनों का पता लगाने के लिए भी पेरिस्कोप का उपयोग होता है। गुप्त स्थान से देखने के लिए भी एक सैन्य पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बियों द्वारा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, पनडुब्बियों द्वारा पानी की सतह से ऊपर देखने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा पनडुब्बी कहाँ रहता है, हमेशा समुद्र में पानी के नीचे रहता है, फिर वो सतह के ऊपर कैसे देखता है। तो पनडुब्बी पानी की सतह से ऊपर देखने के लिए किसका है, इसी पेरिस्कोप का उपयोग करता है। ये इसका जो मुख्य उपयोग है, एक जगह आप इसका यूज देखिएगा तो प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के दौरान खाइयों में अवलोकन करने के लिए भी पेरिस्कोप का उपयोग किया गया था। कुछ बंदूक पुर्जों में भी पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है ताकि बंदूक के अंदर हम देख सकें। सशस्त्र वाहनों में भी पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो ये पेरिस्कोप के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट उपयोग थे जो आपको ध्यान रखना है। मेनली अगर कहा जाए तो ये पनडुब्बियों को ऊपर देखने, सतह से ऊपर देखने में मदद करता है। जैसे दो दीवार है तो हमको दीवार के इस पार देखना है बिना उसको बताए तो हम पेरिस्कोप का उपयोग करके देख सकते हैं, या हमको किसी मोड़ या कोना पे देखना है तो भी हम लोग पेरिस्कोप का उपयोग कर पाएंगे। तो ये हुआ पेरिस्कोप का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। वाहनों में पश्चिम दृश्य, मतलब जो हमारी गाड़ी जैसे कि हम लोग चलाते हैं उसमें पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है, इस साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका या कौन सा मिरर का उपयोग करते हैं, तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की अगर अन्य प्रयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण हमारे धूप के चश्मा में उपयोग किया जाता है। किसमें, धूप वाले चश्मा में। आवर्धक चश्मा में भी इसका उपयोग किया जाता है, आवर्धक चश्मा के रूप में। और इसका उपयोग अगर देखिएगा तो ये सबसे अगर इम्पोर्टेंट, अगर उत्तल लेंस के बारे में आपको याद रखना है तो ये हमेशा ऑलवेज काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ऑलवेज काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं ताकि हम इसके द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकें। और एक दूसरा रीज़न होता है साइड मिरर का यूज करने के लिए कि हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग ही इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा ये है कि यह हमें रियर बहुत बड़ा व्यू देता है, ब्रॉड व्यू। जैसे अगर आप देखेंगे उत्तल दर्पण का तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ से ये इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, लेकिन अगर वहीं अवतल दर्पण रहेगा तो ये यहीं देख पाएगा। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग ना करके उत्तल का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये ब्रॉड व्यू देता है, चौड़ा व्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। वहीं अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी,
जबकि प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। कौन? रदरफोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। कौन? जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियस में होता है। जैसे ये अगर हम परमाणु ले लें तो अगर परमाणु देखिएगा तो इसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है यही सबसे ज़्यादा मास रखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का अगर आप मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है, प्रोटॉन का मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का मास 1 होता है। जबकि अगर चार्ज देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है। लेकिन चार्ज यहाँ नहीं ध्यान देना है, यहाँ मास देखना है। तो मास अगर हमको देखना है तो प्रोटॉन पे भी 1 मास है, न्यूट्रॉन पे भी 1 मास है, तो यहाँ पे 2 मास हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे 0 मास, तो सबसे ज़्यादा मास कहाँ रहेगा? फिर हमारे नाभिक में ही सबसे ज़्यादा मास रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से ये हमारा एक हो जाएगा कि हमारा, और इसी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके जो न्यूक्लियस बनता है इसको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि न्यूक्लियॉन में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए यह न्यूक्लियॉन में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा अगर आप देखिएगा तो जो न्यूक्लियॉन होता है, न्यूक्लियॉन अर्थात हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन पे प्लस। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित तत्व। तो देखिए अम्ल चाहे कोई भी हो, अगर वो सच में एसिड है ही तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही, ये सबसे बड़ा पहचान है। अगर कोई एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होना ही अनिवार्य रूप से है। ठीक है। अगर कुछ आप इम्पोर्टेंट अम्लों की बात करेंगे तो एक होता है एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला बहुत बार पूछता है। ये होता है CH3COOH, CH3COOH। यह 68वीं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बीपीएससी 68वीं में। एसिटिक एसिड को ही हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, ETHANOIC, इथेनोइक। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। ठीक है। एक और अन्य एसिड की अगर हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये फॉर्मिक जो एसिड है इसको हम लोग ये मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। कौन सा? मिथेनोइक, METHANOIC, मिथेनोइक एसिड। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है HCOOH। तो पहला जो था वो था CH3COOH, और जबकि ये है इसका फार्मूला है HCOOH। ठीक है। और ये जो है चींटियों के डंक, किसके? चींटियों के डंक में पाया जाता है। चींटी जो होता है ना, चींटी के डंक में पाया जाएगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो चींटी के डंक के साथ साथ यह बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। और चींटी जब काटती है तो हमारे शरीर में इसी फॉर्मिक एसिड का या मिथेनोइक एसिड के आ जाने के कारण ही हमें दर्द का अनुभव होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा है? तो शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक जो है वो कौन सा है? प्रोटीन है। जैसे हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे कार्बोज भी बोलते हैं, वसा होता है जिसे हम लोग फैट बोलते हैं, प्रोटीन होता है। इन सब में कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, वसा ये भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन इसका हम लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन हमें ये बॉडी के टूट फूट मतलब कोशिकाओं के निर्माण, उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन के बहुत सारे टाइप होते हैं जिनको हम एक एक करके आपको अभी बताएंगे। अगर इसका सामान्य परिचय आप समझें तो प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार अगर देखेंगे तो प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा कार्बन की होती है। प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा कार्बन की तथा सबसे कम मात्रा हाइड्रोजन की होती है। प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत, कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य काम टूट फूट की मरम्मत करना, ग्रोथ का ध्यान रखना, ग्रोथ और वृद्धि और विकास में हेल्प करना है। तो प्रोटीन का ये मुख्य काम है। लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाएगी, जैसे ही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होगी, प्रोटीन अपना मुख्य कार्य, जो कि प्रोटीन का जो मेन काम था, मेन काम इसका क्या था, तो कोशिकाओं का निर्माण करना, इसे छोड़कर यह शरीर को एनर्जी देने में लग जाएगा। और प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से हमें लगभग 4.2 जितना हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, उतना ही 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। मतलब अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें इतना ही ऊर्जा मिलता है। लेकिन प्रोटीन का मुख्य काम ऊर्जा देना नहीं होता है। प्रोटीन का मुख्य काम टूट फूट की मरम्मत करना, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भाग लेना है। लेकिन जब एनर्जी देने वाले शरीर में कुछ नहीं बचता तो प्रोटीन अपना मुख्य काम छोड़कर एनर्जी देने लगता है। प्रोटीन जो है हमारे वज़न के अनुसार इसकी आवश्यकता होती है हमें। एक व्यक्ति अगर जो 70 केजी का है, अगर 70 केजी का है तो उसे प्रतिदिन लगभग 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर कोई 80 केजी का है तो उसे प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ये प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता हो गई। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है, अर्थात यह शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि बॉडी में सभी निर्माण कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेट प्रोटीन। प्रोटीन जब केवल अमीनो अम्ल की मदद से बनते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनते हैं। तो जो प्रोटीन सिर्फ 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बनेंगे उसको हम लोग सिंपल वाला प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, वो होगा सिंपल प्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन 20 के साथ और कुछ इसमें ऐड कर लेगा, जैसे ये कुछ एस्ट्रॉयड दे सकता है, कुछ एस्ट्रॉयड जो शरीर में निर्मित होते हैं, ये जैसे प्रोटोस्टिक ग्रुप होते हैं, अगर इनसे जुड़ करके बन रहा है प्रोटीन तो इसे संयुग्मी या कंजुगेट प्रोटीन कहा जाएगा। प्रोटीन के अगर आप उदाहरण देखेंगे तो प्रोटीन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, यह प्रोटीन अंडा दूध में पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन, यह प्रोटीन रक्त और टिश्यू में पाया जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन की अनेक उदाहरण हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल की बीमारी जिसमें रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है, यह बीमारी एंजाइना कहलाती है। तो दिल की वो बीमारी, मतलब हार्ट की वो बीमारी जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उसे एंजाइना कहा जाता है। ब्लड सप्लाई और हार्ट की बात आई है तो आइए हम लोग ह्यूमन हार्ट का अध्ययन भी कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, एक मुट्ठी के शेप का होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 पार्ट होते हैं। आप सोच रहे होंगे 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो मैं आइए आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट एक दिखेगा, एक ये वाला पार्ट दिखेगा, 2 पार्ट हो गया, यहाँ पे एक तीसरा पार्ट, एक चौथा पार्ट। ये चारों पार्ट को हम लोग 4 सेगमेंट बोलते हैं हार्ट के। तो हार्ट के कुल 4 सेगमेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ से इधर से अगर देखिएगा तो ये इस तरह से है बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो हार्ट में देखिए इसमें सबसे मेन होता है, आपको ये समझना कि हार्ट का काम क्या क्या है। तो देखिए हार्ट में जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से अगर आप जाइएगा ऊपर वाला पार्ट, तो ये ऊपर वाला दोनों जो पार्ट है इसको एट्रियम बोलते हैं। ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हार्ट देखते समय आप अपने बारे में सोचिएगा, अगर सामने वाला देखिए तो आप हमेशा गलत करिएगा। हार्ट जो होता है ये अपने हार्ट के अनुसार सोचना है आपको। तो आपका जो हार्ट होगा यह राइट हार्ट हो जाएगा या लेफ़्ट वाले पार्ट हो जाएगा। तो राइट वाला बोलते हैं राइट एट्रियम और ये हो जाएगा लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है, क्योंकि ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल
और जो वेंट्रिकल होता है ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सवाल ये आता है कि आखिर जो ह्यूमन में ये हार्ट है इसमें ब्लड कहाँ से आता है। तो सबसे पहले शरीर के निचले हिस्से से, शरीर के निचले हिस्से से वेना केवा में ब्लड आता है और ऊपरी हिस्से से ऊपरी वेना केवा में, और ये ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ब्लड को कहाँ दे देता है, ब्लड को पास कर देता है किसको, राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया यह यहाँ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स को पहुँचा दिया था, किसको, लंग्स को, मतलब फेफड़े को पहुँचा दिया जाता है जहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिलाना होता है। और जब ध्यान देखिए दो चीज़ हुआ, यहाँ राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या किया कि पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा रक्त को कहाँ भेज दिया है, तो पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा वो फेफड़े को दिया है जो उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज जब इसमें ऑक्सीजन पहुंचा देगा, जो पल्मोनरी आर्टरीज पहुंचाएगा लंग्स में, और जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ऑक्सीजन मिलने के बाद ये रास्ता चेंज होगा, इसलिए मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ। और जब रास्ता चेंज होगा मतलब यहाँ पे अब आएगा शुद्ध रक्त। ध्यान रखिएगा ये इम्प्योर रक्त था, अब शुद्ध रक्त आएगा जिसमें रहेगा पल्मोनरी वेंस, ये है पल्मोनरी वेंस। और पल्मोनरी वेंस के द्वारा जो शुद्ध रक्त था वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में रक्त हवा पहुंचा हमारा, रक्त पहुंचा हमारा। ये रक्त जो पहुंचा है ये शुद्ध रक्त इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गया है, तो यहाँ पहुंचा। लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट रहेगा, यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा सा देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको यहाँ से अरोटा के द्वारा, किसके, अरोटा के द्वारा ये पूरे शरीर को सप्लाई कर देगा। अब एक चीज़ आप देखेंगे, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका दीवार सबसे मोटा है। इसका दीवार सबसे मोटा इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पंप करता है, पंप करके ब्लड को भेजता है। तो इस तरह से ये पूरा पाथ है रक्त का आने जाने का, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। इसे अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में भी थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ समझाना चाहूँगा। हिंदी में देखिए, यहाँ से हम विभाजिका लेंगे, यहाँ से हिंदी जब लिखिएगा तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये, और ये हो गया नीचे वाला पार्ट, चार पार्ट यहाँ भी आपको दिख जाएंगे। हृदय के जो ऊपर वाला होता है उसको अलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलिंद। देखिए यहाँ भी अलिंद है, ये भी अलिंद है। नीचे वाले को नीलय बोलते हैं, नीलय। तो सबसे पहले दायां अलिंद में रक्त आता है शरीर से, मतलब शरीर के सभी हिस्सों से। अब देखिए शरीर के निचले हिस्से से जो रक्त आएगा वो निचले महाशिरा से, और ऊपरी हिस्से से आएगा ऊपरी महाशिरा से। और ये कहाँ पहुँचेगा ब्लड, ये ब्लड पहुँचा है दायां अलिंद में। दायां अलिंद देगा दायां नीलय को, दायां नीलय ब्लड को पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये फुफ्फुस धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त रखता है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त रखा है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है। ध्यान रखिएगा धमनी में शुद्ध होता है, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी होता है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। यह अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँच रहा है, यह अशुद्ध रक्त पहुँचा फेफड़े में। फेफड़ा में जाने के बाद वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन मिलने के बाद फुफ्फुस सीरा द्वारा, ध्यान रखिएगा फुफ्फुस सीरा द्वारा। अब यहाँ चीज़ ध्यान रखना है, जो फुफ्फुस सीरा है यह मतलब अगर सिर्फ सीरा बोला जाए तो सीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक फुफ्फुस सीरा जिसमें शुद्ध रक्त होता है। और जब फुफ्फुस सीरा द्वारा जो रक्त आया यह बायां अलिंद में आ जाएगा, और बायां अलिंद में से ये रक्त कहाँ जाएगा, बायां नीलय में। बायां नीलय में रक्त पहुँचेगा, बायां नीलय क्या करेगा, इसको पंप करेगा अरोटा के द्वारा, जिसे हिंदी में हम लोग महाधमनी बोलते हैं, और महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर को भेज दिया जाएगा। तो एक बार अब याद कीजिए कि रक्त कैसे जा रहा है। सबसे पहले दायां अलिंद दायां नीलय, कहाँ, दायां अलिंद, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दायां अलिंद दायां नीलय, दायां नीलय से फेफड़ा, फेफड़ा से कहाँ आएगा अब बायां अलिंद, बायां अलिंद बायां नीलय, बायां नीलय से पूरा शरीर में। ठीक है, और दो चीज़ याद रखना था, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस धमनी अगर आप देखेंगे यहाँ से तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त जाता है, जबकि अगर सिर्फ आपको नॉर्मल धमनी की सिर्फ बोला जाए, फुफ्फुस नहीं नॉर्मल धमनी, तो उसमें शुद्ध रक्त होता है। अगर फुफ्फुस और सीरा बोलेंगे तो फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त होता है, जबकि अगर सिर्फ सीरा बोला जाए तो सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। तो ये हमारे हार्ट का फंक्शन है, जो ब्लड को कैसे पंप करता है, खून को कैसे पंप करता है, ये हमने कुछ इस तरह से देखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? ये बीपीएससी 68 भी एक क्वेश्चन है। जैसे कि ये अगर हम इसको देख लेते हैं, पहले यहाँ परासरण आपको हम पढ़ देते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम मान लेते हैं हमारा धरती हो गया, यहाँ से हमारा प्लांट हो गया, और पौधे का इस तरह से जड़ निकला हुआ होता है। जड़ जो नीचे से वाटर मतलब H2O सोखता है, यही बोल रहे हैं अवशोषित, सोखता है परासरण विधि के द्वारा। सोख लिया, अब सोखने के बाद ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर ले जाने के लिए कुछ होता नहीं है, ध्यान रखिए। ऊपर ये केशिकत्व विधि द्वारा, कौन सा? केशिकत्व विधि द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। केशिकत्व क्रिया या केशिकत्व विधि द्वारा, जाइलम द्वारा, ध्यान रखिएगा जाइलम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या था, ध्यान से देखिए। प्लांट में सबसे पहले सोखेगा तो अवशोषित किया, अवशोषित करेगा किस विधि से? परासरण विधि द्वारा। परासरण का मतलब होता है कि या जिधर घनत्व कम रहता है उधर ये पानी जाने लगता है, तो परासरण विधि द्वारा इसे सोख लिया। केशिकत्व विधि द्वारा जाइलम, यहाँ पे एक कोशिका होता है, अब ये जाइलम कोशिका केशिकत्व विधि द्वारा इस पानी को ऊपर चढ़ाएगा, जो कि पत्तियों तक पहुँच जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पत्ती में जैसे पहुँचा तो वहाँ पे है क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल, अब फिर से मैं प्लांट बना देता हूँ। यहाँ से जड़ था, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे ये पानी पहुँचा है, ध्यान रखिए। यहाँ से परासरण वाला सोखा गया और केशिकत्व क्रिया द्वारा या जाइलम के द्वारा पहुँचा है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का उपयोग करके, ध्यान रखिएगा, सनलाइट के में यह बनाता है ग्लूकोज C6H12 और O6, और इसके साथ में बनता है ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक और चीज़ पूछा है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन आता है? तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, मतलब सह उत्पाद, जबकि उत्पाद के रूप में ये ग्लूकोज बना है। ये ग्लूकोज ATP के रूप में, किसके? ATP के रूप में फ्लोएम द्वारा पूरे प्लांट को भेज दिया है। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। जाइलम जल को लेकर के पत्ती तक पहुंचाया था केशिकत्व क्रिया द्वारा, जबकि फ्लोएम ये फूड को ATP के रूप में, किसके रूप में? ATP के रूप में, ये जो ग्लूकोज है ATP के रूप में पूरे प्लांट में भेज दिया जाता है। जब ये पूरे प्लांट में घूम लिया, अब फूड ज़्यादा बच गया तो उसे स्टार्च के रूप में, कौन सा? स्टार्च, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। स्टार्च के रूप में ये जो है स्टोर हो जाता है। तो स्टोर कैसे हुआ? स्टार्च के रूप में, स्टार्च। तो आपको बस याद कैसे रखना है, ध्यान से देखिए, ये याद हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो याद होगा। जड़ था, जड़ से पानी सोखेगा तो सोखेगा परासरण विधि द्वारा। ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ेगा कौन सा विधि? ध्यान रखिएगा, केशिकत्व क्रिया। केशिकत्व क्रिया द्वारा जाइलम द्वारा ये पहुँचेगा पत्ती में। पत्ती में है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल सनलाइट में CO2 और H2O को मिला करके ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज ये है ATP के रूप में पूरे शरीर में, फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट में घूम लिया, मतलब सबको एनर्जी बांट दिया ATP के रूप में। जो बच गया उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर दिया गया। तो ये आपको प्लांट से ध्यान रखना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इससे जुड़े अन्य क्वेश्चन पूछ देता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी दो टाइप का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। विटामिन डी, D2 और D3, ये 3 टाइप का होता है। D2 का नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल, ARGO, अर्गो कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्सीफेरॉल यही है, अर्गो जोड़ देना है बस, अर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 का नाम है कैल्को, कौन सा? कैल्को कैल्सीफेरॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्गो और कैल्को। ये हो गया D2। D2 का नाम हमने क्या बताया? अर्गो कैल्सीफेरॉल। D3 का नाम कैल्को कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। और विटामिन डी में एक धातु पाया जाता है, विटामिन डी में एक धातु पाया जाता है जिसका नाम बताना है आपको। वो धातु है कैल्शियम। कौन सा? तो विटामिन डी में कैल्शियम धातु पाया जाता है। यह फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन डी सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है।
इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसमें कैल्शियम धातु पाया जाता है। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। विटामिन डी की कमी से 2 रोग आपको मैक्सिमम मेनली याद रखना है। रिकेट्स अर्थात ये सूखा रोग बोलते हैं, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है जिसे हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। और बड़ों में ऑस्टियोमोलेसिया हो जाता है, ऑस्टियोमोलेसिया, जिसमें हड्डी जो है ना मुलायम हो जाती है। ऑस्टियोमलेसिया ये में हड्डी मुलायम और रिकेट्स में कमज़ोर हड्डी। ये बच्चों में रिकेट्स सूखी हड्डी या कमज़ोर हड्डी, बड़ों युवाओं में ऑस्टियोमलेसिया मतलब कि थोड़ी सी मुलायम हड्डी हो जाती है। विटामिन डी के अगर स्रोत आप देखेंगे तो इसका सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य प्रकाश, मछली का तेल या मछली के लीवर का तेल, ठीक है। इसका विटामिन डी का शरीर में अगर काम देखेंगे तो यह दांत और हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। और इसमें सबसे मेन जो आपको याद रखना है कि सूर्य किरण से में जो यूवी रेज होता है, यह यूवी रेज जब हमारे स्किन पे पड़ता है तो स्किन के नीचे हमारे होता है, स्किन के नीचे थोड़ा सा होता है इरगेस्टिरॉल। कौन सा होता है? इरगेस्टी। जैसे इसको हम चमड़ा अपना स्किन मान लें तो यहाँ पे है इरगेस्टिरॉल। इरगेस्टिरॉल, ये इरगेस्टिरॉल क्या करेगा? विटामिन डी बना लेगा, ठीक है। जैसे ही यूवी लाइट हमारे स्किन पे पड़ा, यहाँ पे इरगेस्टिरॉल है और ये इरगेस्टिरॉल इसी सनलाइट को विटामिन डी में परिवर्तित कर लेता है। या यूवी रे त्वचा के इरगेस्टिरॉल को विटामिन डी में चेंज कर देता है। ये जो यूवी रे हमारे स्किन पे पड़ा, स्किन के नीचे होता है इरगेस्टिरॉल, यही इरगेस्टिरॉल चेंज होकर क्या बन जाता है? विटामिन डी बन जाता है। तो इस तरह से विटामिन डी खत्म हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शहद का मुख्य अवयव क्या है? अर्थात शहद में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो शहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज पाया जाता है। ये जो फ्रुक्टोज है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना है। फ्रुक्टोज को शहद की शर्करा कहा जाता है। किसकी? शहद की शर्करा। फल की शर्करा भी इसे कहा जाता है। इसे कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है। कौन सा? कीटोहेक्सोज, क्योंकि इसमें हेक्सेन साइज का कीटोन पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इसे कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है। इसे लिवोलोज भी कहा जाता है क्योंकि यह लैब से संश्लेषित किया जा सकता है, इसलिए इसे लिवोलोज भी कहा जाता है। अगर इसकी आप प्राप्ति स्रोत देखेंगे फ्रुक्टोज के, तो सबसे ज़्यादा यह शहद में पाया जाता है और मीठे फल में पाया जाता है। इसके बारे में आपको सबसे ये याद रखना है कि यह सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट है। स्वीटेस्ट, SWEETEST, स्वीटेस्ट सबसे मीठा फ्रुक्टोज, सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है फ्रुक्टोज। और ज़्यादा फ्रुक्टोज खाने से मोटापा बढ़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए ये रमेश है और ये यहाँ पे है, मतलब खड़ा है, तो जैसे इसको आप धक्का देंगे तो ये कौन सा गुण है कि ये भागेगा नहीं या रुके रहेगा। या इसको आप ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आदमी को आप कुछ और भी समझ सकते हैं, तो यहाँ आदमी ना लेकर के मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अगर यह स्थिर है तो यह स्थिर रहना चाहेगा, अगर यह गति में है, चल रहा है, तो यह गति में रहना चाहेगा और यह इसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। यह जो नियम है न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाता है। कौन सा? न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाता है, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। वहीं अगर आप न्यूटन की द्वितीय गति नियम अगर आप देखेंगे, प्रथम गति तो मैंने बता दिया जो है वही सेम है, और इसका द्वितीय गति नियम लिखिएगा तो इससे हमको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन का परिभाषा मिलता है। तो हमें बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। जबकि अगर आप न्यूटन का तीसरा नियम देखेंगे तो इसमें दिखाता है कि प्रत्येक क्रिया का विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के तीनों लॉ हो गए। बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसे जड़त्व या जड़ता का नियम कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम लॉ को गैलीलियो के नियम, न्यूटन का प्रथम लॉ या जड़त्व या जड़ता का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला क्वेश्चन है विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो विमान अर्थात हवाई जहाज का ऊंचाई मापने वाला यंत्र ऑल्टीमीटर कहलाता है। कौन सा?
अल्टीमीटर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अल्टीमीटर का आविष्कार लुईस पॉल कैलेट ने किया था। अल्टीमीटर के आविष्कारक कौन थे? लुईस पॉल कैलेट ने किया था अल्टीमीटर का आविष्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध की उपस्थिति का कारण है। तो लहसुन, ध्यान रखिएगा, लहसुन जो हम लोग घर पे सब्जी में बहुत अच्छे से खाते हैं, इसमें पाया क्या जाता है? सल्फर का यौगिक पाया जाता है, इसी कारण इसमें विशिष्ट गंध पाया जाता है। और ये जो यौगिक है, इस यौगिक का नाम जरा आप याद रखिएगा, इस यौगिक का नाम है एलिल मिथाइल सल्फाइड। एलिल मिथाइल सल्फाइड, इसी कारण से लहसुन में गंध पाया जाता है। जबकि प्याज में भी गंध इसी कारण से होता है, लेकिन प्याज से जो आंसू आता है वो प्रोपेनीथियल सल्फेनिक अम्ल के कारण आता है। तो दो चीज़ें थी यहाँ, एक लहसुन में गंध, तो यह एलिल मिथाइल सल्फाइड, एलिल मिथाइल सल्फाइड, इस यौगिक के कारण ही लहसुन का गंध आता है। जबकि प्याज का अगर आप गंध देखेंगे तो उसमें भी गंध का कारण तो सेम ही है, लेकिन उसमें जो आंसू आने लगता है उसके लिए है प्रोपेनीथियल सल्फेनिक एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैसलीन जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, यह कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में या मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार अंग, मतलब शरीर में जो हम लोग सांस लिए और सांस लेने के क्रम में जब सांस छोड़ते हैं, छोड़ने के क्रम में जो CO2 बाहर आता है, इसे निकालने का काम किसका है? तो वो फेफड़ा का है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेने के क्रम में और सांस छोड़ने के क्रम में, जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसमें हम CO2 भी ले रहे हैं और O2 भी ले रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो भी CO2 ले रहे हैं और O2 छोड़ रहे हैं, मतलब दोनों काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम इनहेल कर रहे हैं, अगर हम इनहेल बोलें तो CO2 हम 0.03% CO2 हम अपने सांस के अंदर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन हम लेते हैं लगभग 21%। और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे जो ब्लड, मतलब कि हम जो सांस बाहर करते हैं उसमें लगभग 4.4% CO2 होता है और लगभग 16% ऑक्सीजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो सांस ग्रहण करते हैं वो तो एटमॉस्फेयर में जितना है वो पूरा वहीं ग्रहण हो जाता है, लेकिन जब छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा कई एग्जामों में पूछ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, छोड़ने समय ऑक्सीजन 16% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% हो जाता है। और सांस लेने और छोड़ने का काम जो है ये फेफड़ा करता है। फेफड़े का जो यूनिट है अल्वियोली होता है, और वही अल्वियोली सांस लेने में हमें हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। तो मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को वैसोप्रेसिन नियंत्रित करता है। वैसोप्रेसिन को ADH अर्थात एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ADH अर्थात एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है वैसोप्रेसिन को, और यह ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर ब्लड प्रेशर से और ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है वो है अधिवृक्क या एड्रिनलिन ग्रंथि। एड्रिनलिन ग्रंथि, अधिवृक्क जिसे कहा जाता है, यह अधिवृक्क ग्रंथि ही हमारे शरीर में क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और यह एड्रेनलिन नामक हार्मोन भी स्राव करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी पूछा है। तो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी वो होती है नीचे वाले पैर, जैसे हमारा ये घुटना हो गया
ये ऊपर वाला जांग वाला थाई वाला पैर हो गया। नीचे आइएगा ना तो यहाँ 2 हड्डी होते हैं, एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला। ये जो फिबुला होता है यह मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी है। यह कौन सा? फिबुला। जबकि ये होता है फीमर, और यह मानव शरीर की सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट ये और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन हड्डी होती है? तो फीमर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे पतला हड्डी तो फीबुला होता है, ध्यान रखिएगा। और यह पैर में निचले पैर के हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। जबकि अगर आपसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ दे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे हैवी मतलब सबसे भारी पूछ दे तो ये कौन सा होगा? फीमर। और ये पाया कहाँ जाता है? तो फीमर हड्डी जांघ में पाया जाता है। कहाँ पे? जांघ में पाया जाता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारी जो कंकाल है इसकी मांसपेशियों को हम लोग क्या करते हैं? सफ़ेद और लाल मांसपेशियों के रूप में वर्गीकृत कर लेते हैं। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, और ये प्रोटीन हमारे लिए हेल्पफुल है। यह मांसपेशियों में O2 ऑक्सीजन का भंडारण करता है तथा यह मांसपेशियों का रंग देने का भी काम करता है, वर्णक का भी काम करता है। तो आपको क्या क्या इसमें याद रखना है? यह मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है यह कंकाल की मांसपेशियों में रंग देने का काम करता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण करने का भी काम करता है। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और साइंस का हम लोग लगभग प्रतिदिन 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके पास, जिसका हम लोग डिस्कशन करते हुए रहेंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो कि हाल ही में बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं या हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।